प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन करें। कला एवं संस्कृति विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास की स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी। यूनेस्को द्वारा श्रीनगर को रचनात्मक शहर नेटवर्क की शिल्प एवं लोक कला श्रेणी के तहत चयनित किया गया है तथा संयुक्त रचनात्मक शहर नेटवर्क के तहत केवल लोक कला, फिल्म, साहित्य, डिजाइन एवं पाक कला के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त किसी शहर को शामिल किया जाता है। केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 1 और 2, 1, 2 और 3। सही उत्तर क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन सी। व्याख्या से इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन ने रचनात्मक शहर नेटवर्क के भाग के रूप में शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत 49 शहरों में से श्रीनगर का चयन किया है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के रूप में श्रीनगर के नामांकन की प्रक्रिया विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत शुरू एवं वित्त पोषित की गई थी। नेटवर्क में लोक कला, मीडिया, फिल्म, साहित्य, डिजाइन, पाक कला और मीडिया कला शामिल है। वर्ष 2015 में जयपुर तथा वर्ष 2015 व 17 में क्रमशः वाराणसी और चेन्नई एवं वर्ष 2019 में मुंबई को फिल्म तथा हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में यूसीसीएन सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। कला एवं संस्कृति विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास को श्रीनगर के संबंध में दस्तावेज तैयार करने हेतु एक परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया था। कला एवं संस्कृति विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास की स्थापना वर्ष 1984 में विरासत जागरूकता तथा संरक्षण के लिए नई दिल्ली में की गई थी। वर्तमान में इसे विश्व के सबसे बड़े विरासत संगठनों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसके देश भर में 190 से अधिक खंड हैं। इसका संचालन वास्तुकला, प्राकृतिक, भौतिक, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, विरासत शिक्षा एवं संचार सेवाओं, शिल्प व सामुदायिक प्रकोष्ठ, प्रखंडों, इंटैक्ट विरासत अकादमी, विरासत पर्यटन, सूचीबद्ध इकाइयों व पुस्तकालयों, अभिलेखागार तथा दस्तावेजीकरण केंद्र जैसे विभिन्न प्रभागों के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, जबकि कथन 3 सही नहीं है, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कि सही कथन कौन सा है। यह भारतीय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन एक संस्थान है। इसकी स्थापना वर्ष 1909 में राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के रूप में की गई थी तथा यह देश में संचारी रोगों की रोकथाम व नियंत्रण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। केवल 1, केवल 1 और 3, केवल 2, 1, 2 और 3। सही उत्तर क्या होगा? सोचिए। ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश राज्य में जीका वायरस के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सकों ने लोगों को संक्रमित क्षेत्रों में गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। जीका वायरस रोग से संक्रमित अधिकांश व्यक्तियों में इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। इसमें संक्रमित होने पर कुछ रोगियों में बुखार, नेत्र श्लेष्मलाशोथ, शरीर व जोड़ों में दर्द जैसे हल्के लक्षण दिखाई देते हैं। इस वायरस को वर्ष 1947 में सर्वप्रथम युगांडा में बंदरों में देखा गया था। जीका वायरस एडीजी इजिप्ट मच्छर के द्वारा प्रसारित होता है। इसी मच्छर के कारण भारत में व्यापक रूप से प्रचलित डेंगू, चिकनगुनिया तथा पीत ज्वर भी प्रसारित होता है। मच्छरों के अतिरिक्त यह वायरस किसी संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा गर्भवती महिला से उसके भ्रूण में यौन संपर्क से रक्त आधान तथा अंग प्रत्यारोपण के माध्यम से भी फैल सकता है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने अपनी पिछली ट्रैवल एडवाइजरी में प्रभावित क्षेत्रों तथा देशों की गैर जरूरी यात्रा को स्थगित व रद्द करने की सलाह दी थी।
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र भारतीय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक संस्थान है। इसे पूर्व में राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के रूप में भी जाना जाता था। इसकी स्थापना वर्ष 1909 में हिमाचल प्रदेश के कसौली में केंद्रीय मलेरिया ब्यूरो के रूप में की गई थी। जुलाई 1963 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य महामारी विज्ञान अनुसंधान तथा संचारी रोगों के नियंत्रण एवं भारतीय मलेरिया संस्थान की गतिविधियों को पुनर्गठित करना था। यह देश में संचारी रोगों की रोकथाम व नियंत्रण तथा निगरानी के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है तथा राज्य सरकारों को सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधित सलाह देने के लिए अलवर, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम, कालीकट, कुन्नूर, जगदलपुर, पटना, राजमुंदरी तथा वाराणसी में इसकी 8 शाखाएं स्थापित की गई हैं। इसीलिए कथन 1 और 3 सही है, जबकि कथन 2 सही नहीं है, अतः विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और देखिए कि कौन सा कथन सही नहीं है। इसके सदस्यों की वास्तविक संख्या संविधान में निश्चित की गई है, किंतु इसकी अधिकतम व न्यूनतम संख्या का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जबकि 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों को किसी भी स्थिति में न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है तथा सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। केवल 1 और 4, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 1, 2 और 3। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना की विधान परिषद में रिक्त हुई सीटों के लिए चुनाव कराने हेतु तिथि की घोषणा की है। विधानसभा सदस्यों के विपरीत विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित है। यद्यपि संविधान ने परिषद की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या तय कर दी है, तथापि इसकी वास्तविक संख्या का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और 1/6 को राज्यपाल नामित करता है। राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों को किसी भी स्थिति में न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। निर्वाचन पद्धति कुछ इस प्रकार रहती है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। 1/12 सदस्यों का चयन राज्य में 3 वर्ष के स्नातकों द्वारा किया जाता है। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं, लेकिन यह अध्यापक माध्यमिक स्कूलों से कम में नहीं होने चाहिए। बाकी बचे हुए सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा उन लोगों के माध्यम से किया जाता है जिन्हें साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन तथा समाज सेवा का विशेष ज्ञान व अनुभव हो। इस प्रकार कथन 2, 3 और 4 सही है, जबकि कथन 1 सही नहीं है, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। कोनेरू रामकृष्ण राव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय में परामनोविज्ञान विभाग की स्थापना की है। उन्हें वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। कोनेरू रामकृष्ण राव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त मनोवैज्ञानिक, गांधीवादी विद्वान एवं शिक्षक थे। उन्होंने 20 से अधिक पुस्तकों की रचना की तथा उनके 300 शोध प्रकाशित हुए हैं। प्रोफेसर राव ने आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति, आंध्र प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त कार्यालय के अध्यक्ष तथा आंध्र प्रदेश राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय में परामनोविज्ञान विभाग की स्थापना की है। वर्ष 2011 में उन्हें दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इस प्रकार वर्ष 1 और 2 सही है, जबकि कथन 3 सही नहीं है, अतः विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा।
5वें प्रश्न की ओर देखिए। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि सही कथन कौन सा नहीं है। यह भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना राघवन समिति के सिफारिशों के आधार पर की गई थी। इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 3 उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अपने बाजार अध्ययन निष्कर्षों के विश्लेषण के आधार पर दवाओं की वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए देश के फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उपायों की पहचान करेगा, जिसके 1 माह में पूरा होने की संभावना है। सीसीआई निष्पक्ष व्यापार नियामक संस्था के रूप में कार्य करता है। यह अध्ययन सीसीआई को दवा की वहनीयता बढ़ाने के लिए कदम उठाने में मदद करेगा। सीसीआई ने प्रभावी उपभोक्ता विकल्प के अभाव जैसे मुद्दों को देखते हुए अध्ययन शुरू किया है। वर्तमान में ऐसा देखा गया है कि दवाओं के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा मुख्य रूप से ब्रांड के आधार पर होती है, न कि कीमतों के आधार पर। सीसीआई भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत की गई थी तथा इसका विधिवत गठन मार्च 2009 में किया गया था। इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। राघवन समिति की सिफारिश के आधार पर एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धति अधिनियम 1969 के स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू किया गया था। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2007 आधुनिक प्रतिस्पर्धा विधि का अनुसरण करता है। यह प्रतिस्पर्धा रोधी करार, उद्यमों द्वारा प्रभावी स्थिति के दुरुपयोग का निषेध तथा संयोजनों को विनियमित करने का प्रावधान करता है। इसके कारण देश के भीतर प्रतिस्पर्धा पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसका उद्देश्य निष्पक्ष व्यापार नियमन सुनिश्चित करने के साथ साथ प्रशासन, कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन करना तथा प्रतिस्पर्धा अनुकूल अभ्यासों को बढ़ावा देना तथा उपभोक्ता हितों की रक्षा करना है। प्रतिस्पर्धा आयोग सार्वजनिक जागरूकता उत्पन्न करने तथा प्रतिस्पर्धा संबंधी विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करने का भी कार्य करता है। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन सही हैं अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा।